जय हिंद फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित एंड वेलकम टू अवर फुटले क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, यानी ब्लड क्या होता है, ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो आइए बिना लेट के ब्लड के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले यानी कि ब्लड होता क्या है। ब्लड ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। एक टाइप का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू होता है जो क्या करते हैं, कई सारे टिश्यूज को कनेक्ट करके रखते हैं, या उसको स्ट्रक्चर देते हैं, या उनको परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। दूसरा ये क्या होता है, सबसे पहले से कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो ये सबसे पहले क्या होता है, इसमें फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। इसमें फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। उसके साथ साथ इसमें क्या होता है, प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा। और उसके साथ साथ इसमें क्या होता है, फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। यानी जो ब्लड है, ब्लड किससे मिलकर बना होता है, तो फ्लूइड मैट्रिक्स इसके अंदर होता है, प्लाज्मा होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। ये तो हो गया। अब देखिए ध्यान से, जो ब्लड होता है, अगर हम उसको ब्लड को अगर सैंपल लेते हैं ब्लड का और उसको सेंट्रीफ्यूज, मान लीजिए ट्यूब है, इस ट्यूब में हम ब्लड को ले लिए और इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट यानी डेंसिटी ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, कुछ चीजें नीचे चली जाती हैं, कुछ चीजें ऊपर रहती हैं। तो उसके हिसाब से अगर ट्यूब में हम लोग रख करके ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो सपोज करिए कि क्या हमारे अंदर है, ये ट्यूब के अंदर क्या है, ब्लड। ये ब्लड है। अब ब्लड को हम लोग सेंट्रीफ्यूज कर दिए मशीन में, तो उसमें होता क्या है, यहाँ पे हमको ऐसे दिखने को मिलेगा। सबसे नीचे क्या मिलेगा हमको, आरबीसी मिलेगा, जिसको रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। उसके बाद से बीच में क्या मिलेगा, हमको सपोज करिए बीच में हमको मिलेगा प्लेटलेट्स, और उसके साथ साथ डब्ल्यूबीसी यहाँ पे। और ऊपर सबसे क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या मिलेगा, प्लाज्मा। यानी प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और आरबीसी से मिल करके डब्ल्यूबीसी से हमारा ब्लड बना हुआ है। तो इसमें जो परसेंटेज होता है प्लाज्मा का, कितना परसेंट होता है, प्लाज्मा जो होता है 55%, ब्लड का 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी का कितना होता है, 1 से लेकर के 2%, केवल 1 से 2% क्या होते हैं, यहाँ पे प्लेटलेट्स होते हैं। और आरबीसी कितना होता है, 45%। 45% इसमें क्या होता है, आरबीसी होता है। तो यहां तक हो गया है। अब देखिए यहाँ पे जो आरबीसी है, यहाँ पे 45% है, और प्लेटलेट्स या डब्ल्यूबीसी कितने होते हैं, 1 से लेकर के 2% होते हैं, और प्लाज्मा कितना होता है, 55% होता है। तो ये तो हो गया ब्लड के कितने परसेंटेज हैं, इसमें ब्लड के अंदर जो चीजें मिल रही हैं कितने परसेंटेज हैं। अब आइए कि कुछ डिटेल में समझते हैं हम लोग क्या क्या चीजें हैं। एक चीज और समझिए, जो ब्लड होता है कहाँ पे फॉर्म होता है, तो ब्लड जो है बोन मैरो के अंदर बनता है। जो ब्लड हमारा कहाँ पे बनता है, बोन मैरो। जो बोन मैरो होता है वहां ब्लड बनता है। तो बोन मैरो अगर समझ में नहीं आ रहा तो सपोज करिए कोई क्या हमारी है, बोन है, ये कोई हड्डी है। ऐसे ही हमेशा मूवी वगैरह हम देखते होंगे आप लोग। अगर इसको लोग ब्रेक करते हैं तो इसके पार्ट के इसके अंदर क्या होता है, बोन मैरो होता है, यानी मैरो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ब्लड जो है, ब्लड बनता है। जो ब्लड है इसके अंदर बोन मैरो के अंदर क्या होता है, बनता है। यानी फॉर्म कहाँ होता है, फॉर्म होता है बोन मैरो के अंदर। ये बोन मैरो के अंदर ब्लड बन रहा है। अब कौन सी ब्लड, जैसे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, हर एक अलग अलग स्पेशल जगह बनते हैं, तो इसलिए इनके अलग अलग टाइप से अलग अलग जगह पे ये बनते हैं। बोन मैरो में कई सारी जगह होते हैं, उसके अंदर ये सारी चीजें बनते हैं। अब देखिए, अब हमको इस लेक्चर में हमको ये पढ़ना है कि प्लाज्मा क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं, आरबीसी क्या होते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर हमको पढ़ना है। तो ये सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें हम लोग पढ़े हैं कि कंपोनेंट्स कौन कौन से, फ्लूइड मैट्रिक्स होते हैं, प्लाज्मा होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, प्लाज्मा से। तो यहाँ पे ये प्लाज्मा के बारे में समझते हैं। प्लाज्मा, जो प्लाज्मा होता है, सबसे पहले हम लोग जान चुके हैं कि ब्लड का कितना परसेंट होता है, ये 55% ब्लड का यही होता है, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा को अगर हम लोग प्लाज्मा का परसेंटेज निकालेंगे, तो प्लाज्मा का अगर लिया जाए, यहाँ पे मान लीजिए सपोज कर हम लोग यहाँ पे क्या है, प्लाज्मा में से यहाँ पे 90 से लेकर के 92%, 90 से 92% इसमें क्या होता है, वाटर होता है। यानी प्लाज्मा का अगर देखा जाए तो 90 से 92% क्या होता है, वाटर। और इसके साथ साथ इसके अंदर क्या होता है, 10 to 8% इसमें क्या होता है,
प्रोटीन होता है, वो भी प्रोटीन स्पेशल कई टाइप्स के प्रोटीन होते हैं, यानी 90 to 92% क्या होता है व्हाट इसका प्लाज्मा, और 10 से 8% क्या होता है प्रोटीन होता है। उसके साथ साथ इसमें और भी चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए क्या होता है यहाँ पे ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड्स होते हैं, और उसके साथ साथ मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। मिनरल्स में कौन कौन से, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, क्लोरीन, ये सारी चीजें क्या होती हैं इसमें पाई जाती हैं। एक बार और देखिए, जो प्लाज्मा है 55% ब्लड का कंटेन कर रहा है, जिसके अंदर 90 से 92% वाटर, 10 से 8% प्रोटीन, और क्या होते हैं इसके अंदर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और लिपिड्स भी इसके अंदर होता है, लिपिड्स। इन सारी चीजों से मिलकर के प्लाज्मा बनता है, और उसके साथ साथ कुछ मिनरल्स भी होते हैं। अब देखिए, जो इसमें प्लाज्मा का जो 10 से 8% जो पार्ट है प्रोटीन है, उस प्रोटीन में कौन कौन से टाइप के प्रोटीन्स होते हैं उसको समझा जाए। इधर समझिए इसको। और देखो, जो प्लाज्मा उसके अंदर का जो प्रोटीन है, यानी 10 से 8% जो हमारा कंटेन कर रहा है जो प्लाज्मा था, और प्लाज्मा के अंदर 10 से जो 8% है जो हमारा क्या प्रोटीन है, वो प्रोटीन क्या क्या चीजें होती हैं। तो उसमें पहला होता है हमारा, उसमें कौन कौन सी प्रोटीन होती है, तो फिब्रिनोजेन होते हैं। फिब्रिनोजेन जो होता है स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है, जो किसमें हेल्प करती है, हेल्प करता है ये, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड को क्लॉटिंग करने में, ब्लड को क्लॉट करने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान के सपोज करिए हमारा कोई हाथ है और यहाँ पे कट लग चुका है, तो यहाँ से क्या हो रही है, ब्लड ऐसे नीचे गिर रहा है। तो इसमें जो ब्लड क्लॉटिंग का मतलब होता है, जो फिब्रिनोजेन प्रोटीन होगा आकर के यहाँ पे गैदर हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, और क्या कर लेगा, क्लॉट कर लेगा, यानी थक्का जमा लेगा, जिसकी वजह से ब्लड का नीचे गिरना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आप लोग देखते होंगे कि हाथ जब कटता है तो कुछ समय बाद फिर क्या होता है, वो वहां से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, उसी को बोलते हैं क्लॉटिंग। यानी यहाँ पे जो फिब्रिनोजेन प्रोटीन था आकर के इकट्ठा हो गया और क्या कर लिया, वहां पे थक्का जमा दिया ब्लड का, यानी क्लॉट कर दिया, जिसकी वजह से ब्लड यहाँ से निकलना क्या हो जाएगा, कुछ समय बाद बंद हो जाएगा। इसको बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। यानी कौन सी स्पेशल प्रोटीन होती है, जो फिब्रिनोजेन होती है, जो हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। किसका पार्ट है वो, तो प्लाज्मा के प्रोटीन का पार्ट है। उसके बाद तो पहला हो गया। दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं, इसमें कौन सी प्रोटीन होती है, तो एल्बुमिन होती है, सॉरी ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या करता है, ये जो ग्लोबुलिन है ये डिफेंस का मैकेनिज्म करता है। डिफेंस का मैकेनिज्म, यानी ये भी एक तरह का प्रोटीन है जो क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म, यानी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन प्रोटीन, फॉरेन एंटीजन एंटर करता है तो उसे मारने में, मार करके रोकने में क्या करता है, वो हेल्प करता है, डिफेंस मैकेनिज्म। तीसरा इसमें कौन सी प्रोटीन होती है, तो एल्बुमिन होती है। जो एल्बुमिन प्रोटीन है ये क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है, बैलेंस करता है, बैलेंस ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है, ये बैलेंस करता है। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है, बैलेंस करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करिए कि यहां पे कोई टिश्यू है और ये कोई टिश्यू है, और ये कौन से पार्ट है, मान लीजिए क्या है, ये ब्लड है। तो यहाँ पे क्या करेगा, इसके यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन कितना हुआ, यहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन कितना है, दोनों का कंसंट्रेशन क्या करेगा, ये मेंटेन करेगा। यानी अपने साथ साथ सराउंडिंग के क्या करते हैं, सराउंडिंग के टिश्यू के साथ क्या करता है, अपना ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है, मेंटेन, यानी वाटर का कंसंट्रेशन क्या करेगा, ये मेंटेन करके रखेगा, यानी इक्वल रखेगा। तो ये एल्बुमिन जो है बैलेंस करता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब प्लाज्मा का एक और पार्ट होता है जिसको हम लोग सीरम बोलते हैं, वो क्या होता है, देखिए तो प्लाज्मा में कुछ पार्ट्स होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरम। तो सीरम क्या होता है, यहाँ पे समझिए सीरम के बारे में। सीरम विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर ऑफ प्लाज्मा, यानी ध्यान समझिए, अगर प्लाज्मा के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर में क्या हमारा है, फिब्रिनोजेन है, और इस टाइप के कुछ और क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड को क्लॉट करते हैं, तो उसको प्लाज्मा बोला जाएगा। अगर उस प्लाज्मा के अंदर से इस क्लॉटिंग फैक्टर को बाहर निकाल दिया गया है,
या उसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सीरम बोलेंगे। यानी ये प्लाज्मा का ही पार्ट है, बस उस प्लाज्मा के अंदर अगर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं रहेगा तो उसको सीरम, और क्लॉटिंग फैक्टर रहेगा तो क्या बोलेंगे, उसको प्लाज्मा बोलेंगे। तो अगर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं तो सीरम के अंदर तो क्या होता है, ब्लड क्लॉट उसमें नहीं होता है, उस तरह क्या होता है, ब्लड आसानी से क्या होता है, क्लॉट हो जाता है। तो हमने क्या किया था, बात किया था कि ब्लड के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा होता है, और क्या होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। जिसमें फ्लूइड मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे मान के चलिए सेल, ये सेल है और ये क्या हमारा उसका न्यूक्लियस, इसका साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो लिक्विड्स वगैरह होते हैं, फ्लूइड्स वगैरह होते हैं, उसको बोलते हैं फ्लूइड मैट्रिक्स। फ्लूइड मैट्रिक्स के ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है क्योंकि बुक में भी कुछ खास नहीं दिया है, तो इतना हो गया। उसके बाद हम लोग किए प्लाज्मा के बारे में, जो प्लाज्मा ये यहाँ तक था। प्लाज्मा के बाद हम लोग किसके ऊपर पढ़ना है, फॉर्म्ड एलिमेंट, जो ब्लड के पार्ट्स हैं, दो के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर लिए, फ्लूइड मैट्रिक्स के ऊपर और प्लाज्मा के ऊपर। अब बचा हमारा फॉर्म एलिमेंट्स। अब देखिए फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या क्या चीजें होती हैं। अब हमको बात करना है किसके ऊपर, फॉर्म्ड एलिमेंट्स के ऊपर। फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या क्या चीजें होती है। तो पहला होता है, इसमें क्या होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर आता है इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स, उसके बाद से आता है ल्यूकोसाइट्स, और उसके बाद आता है हमारा थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स, ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स बनाते हैं, जो ब्लड का तीसरा कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट था हमारा क्या था, फ्लूइड मैट्रिक्स, दूसरा क्या था, प्लाज्मा, और तीसरा कंपोनेंट क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब इस फॉर्म्ड एलिमेंट को समझिए क्या क्या चीजें होती हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट से सबसे पहला हम लोग किसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं अब, तो इरिथ्रोसाइट्स के ऊपर। यानी इरिथ्रोसाइट्स क्या होता है, तो यहां समझिए इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स, जो इरिथ्रोसाइट्स होता है, इरिथ्रोसाइट्स क्या होते हैं, इसको हम लोग आरबीसी भी बोलते हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। अब देखिए जो इरिथ्रोसाइट्स है, यानी रेड ब्लड सेल्स के ऊपर, रेड ब्लड सेल्स क्या होता है, सबसे पहले इसके ऊपर समझिए कितना एवरेज जो ह्यूमन है उसके अंदर कितना होना चाहिए। तो ये होता है हमारा एवरेज ह्यूमन के अंदर कितना होता है, ये 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। यानी अगर 1 मिलीमीटर क्यूब लिया जाएगा तो उसके अंदर 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी होते हैं। ये हो गया पहला। दूसरा इसकी खासियत क्या होती है, इसके बारे में समझिए। इसका लाइफ स्पेन, यानी जो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जिसको इरिथ्रोसाइट्स बोल रहे हैं, कितने समय तक शरीर में जिंदा रहता है, यानी बॉडी में इसकी लाइफ होती है। तो 1 लेकर के 120 डेज तक इसका होता है लाइफ स्पेन होता है। लाइफ स्पेन इसका कितना होता है, 120 डेज। कहां पे बनता है ये, तो रेड बोन मैरो में बनता है, रेड बोन मैरो, यानी फॉर्म होता है वहां पे। रेड बोन मैरो में क्या होता है, ये फॉर्म होता है। उसके बाद से रेड बोन मैरो में फॉर्म होता है। कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं, मैमल्स के अंदर, सम मैमल्स लैक आरबीसी न्यूक्लियस, यानी कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स है, उस रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है, यानी न्यूक्लियस उसमें नहीं होता है। उसके बाद से इसकी और खासियत क्या होती है, इसका शेप कैसा होता है, तो कॉनकेव शेप का होता है, बाई कॉनकेव शेप, बाई कॉनकेव शेप होता है। बाई कॉनकेव शेप का मतलब क्या होता है, दोनों साइड से चपटा होगा और किनारे किनारे क्या होगा, थिक होगा। जैसे वो जो स्वीट एक होता है जिसको पेड़े के टाइप होता है, उस टाइप का इसका शेप होता है, यानी बाई कॉनकेव शेप का होता है ये। और इसके साथ समझिए क्या होता है, ये जो रेड आरबीसी है, आरबीसी का मान चलिए ये शेप है, मान लीजिए हम लोग क्या ड्रॉ कर देंगे, ये आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस स्पेशल टाइप की प्रोटीन को क्या बोलते हैं,
हीमोग्लोबिन बोलते हैं, यानी एचबी शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं, एचबी, हीमोग्लोबिन। ये जो एचबी है क्या क्या चीजें कंटेन करता है, तो एचबी के अंदर यानी हीमोग्लोबिन के अंदर रेड पिगमेंट होता है, रेड पिगमेंट कंटेन करता है। उसके साथ साथ ये क्या कंटेन करता है, आयरन, ये आयरन कंटेन करता है, जिसके वजह से जो ब्लड है, आरबीसी है, वो रेड कलर की दिखती है और आयरन कंटेन करता है। उसके साथ साथ हीमोग्लोबिन क्या करता है, कैरी करता है, कैरी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को भी कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। और उसके साथ साथ हीमोग्लोबिन की वजह से या आरबीसी की वजह से क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, गैसेस का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज, यानी गैसेस का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्ट करता है ये आरबीसी। क्यों ट्रांसपोर्ट करा, क्योंकि इसके पास स्पेशल टाइप की प्रोटीन जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स बोलते, सॉरी रेड पिगमेंट कंटेन करता है और आयरन कंटेन करता है, जिसकी वजह से इसका कलर रेड दिखता है, कैरी करता है ऑक्सीजन और गैसेस को क्या करता है, ये एक्सचेंज मतलब ट्रांसपोर्ट करता है। उसके साथ अगर एवरेज देखा जाए, तो अगर एवरेज नॉर्मल देखा जाए, एवरेज ह्यूमन के अंदर हीमोग्लोबिन का परसेंटेज कितना होना चाहिए, 12 से लेकर के 16 mgs। mgs का मतलब होता है सॉरी mgs का gms, सॉरी gms, ग्राम पर डेसीलीटर, यानी एक डेसीलीटर में कम से कम 16 से 12 ग्राम तक क्या होना चाहिए, उसमें 16 टू 12 ग्राम तक क्या होना चाहिए, उसमें हीमोग्लोबिन होना चाहिए। अगर ये तो अगर ह्यूमन का पूछेगा तो इतना हो गया। अगर नॉर्मली मेल का पूछेगा तो मेल में कितना होना चाहिए, मेल का 13 टू 18 जीएमएस होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर फीमेल का पूछे तो फीमेल के अंदर कितना होना चाहिए, 12 टू 16 जीएमएस होना चाहिए। ये तो पूरा था पूरा मतलब चीजें किसके ऊपर हम लोग पढ़े हैं, एरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी के ऊपर पढ़े हैं। एरिथ्रोसाइट्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं ल्यूकोसाइट्स के ऊपर। ल्यूकोसाइट्स क्या होता है, आइए समझते हैं ल्यूकोसाइट्स के ऊपर। अब दूसरा इसमें कौन सा कंपोनेंट्स इसका है, यानी फॉर्म एलिमेंट का कौन सा कंपोनेंट है, तो ल्यूकोसाइट्स हैं। ल्यूकोसाइट्स जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यूबीसी भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी। अब देखिए डब्ल्यूबीसी सबसे पहले कितना होना चाहिए, तो हमारे नॉर्मल कितना होना चाहिए, ये 6000 टू 8000, 6000 टू 8000 mm क्यूब, यानी मिलीमीटर पर क्यूब होना चाहिए ये। इसकी लाइफ कितनी होती है, तो 10 से लेकर के 12 डे तक, यानी 10 टू 12 डेज, इतने समय तक क्लियर रहता है। डब्ल्यूबीसी जो होता है यानी ल्यूकोसाइट्स है, डब्ल्यूबीसी है, इसके क्या डब्ल्यूबीसी के भी दो टाइप से कंपोनेंट, दो टाइप्स होते हैं। अगर डब्ल्यूबीसी को देखा जाए यानी ल्यूकोसाइट्स को देखा जाए तो कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के। पहला हमारा जो होता है इसमें ग्रेन्युलोसाइट्स, ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या होता है, ए ग्रेन्युलोसाइट्स। दूसरा क्या है, ए ग्रेन्युलोसाइट्स। अब देखिए जो ग्रेन्युलोसाइट्स है इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर क्या क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स, पहला हो गया न्यूट्रोफिल्स। उसके बाद से दूसरा क्या होता है, स्नोफिल, और तीसरा क्या होता है इसमें होता है न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, और क्या होता है बैसोफिल, बैसोफिल्स। ये सारे जो कंपोनेंट्स है किसके पार्ट्स हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स यानी ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में होते हैं ये, जो डब्ल्यूबीसी के पार्ट्स हैं। दूसरे नंबर पे आता है ये ग्रेन्युलोसाइट, जिसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, लिम्फोसाइट,
लिम्फोसाइट्स और दूसरे नंबर पे क्या होता है, मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स तो यानी न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और बेसोफिल इसके पार्ट्स हैं ग्रेन्युलोसाइट्स के, और एक ग्रेन्युलोसाइट्स में कौन कौन से हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। यानी ग्रेन्यूल के फॉर्म में होते हैं और ये क्या होते हैं, ये ग्रेन्यूल के फॉर्म में होते हैं। अब एक एक को हम लोग डिस्कस करेंगे, न्यूट्रोफिल्स क्या होता है। इसमें से जो पार्ट है यानी न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स दोनों मिलकर किसमें हेल्प करते हैं, ये न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स। जो न्यूट्रोफिल है यहां से और इसके अंदर क्या है, मोनोसाइट्स हैं, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं। फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि डिफेंस का मैकेनिज्म, बाहर से कोई भी फॉरेन प्रोटीन या फॉरेन एंटीजन अंदर आ रहा है तो मोनोसाइट्स और उसके साथ साथ न्यूट्रोफिल्स एक साथ मिलकर क्या करते हैं, उसको डिफेंस में यानी मारकर क्या करते हैं, उसको किल करते हैं। ये तो हो गया हमारा न्यूट्रोफिल्स के ऊपर और मोनोसाइट्स के ऊपर। अब बात करते हैं स्नोफिल्स के अंदर। तो स्नो जो फिल है यानी स्नोफिल जो है, ये जो स्नोफिल है ये एलर्जिक रिएक्शन में क्या करता है, इन्वॉल्व होता है। एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन यानी ये क्या करता है, जो बाहर से कोई फॉरेन प्रोटीन आएगा तो मतलब जो एलर्जी होगी तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये होता है। इसके हिसाब से हम लोग एलर्जी को डिटेक्ट करते हैं यानी स्नोफिल की वजह से। एलर्जी को रिएक्शन को क्या करता है, ये बताता है। उसके साथ बात करें हम लोग किसके ऊपर, बेसोफिल्स के ऊपर। तो बेसोफिल का काम क्या होता है, बेसोफिल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से, बेसोफिल। तो बेसोफिल इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। बेसोफिल जो है सिक्रीट करता है क्या क्या चीजें, ये सिक्रीट करता है हिस्टामिन, सेरोटीन और हेपारिन। हिस्टामिन, सेरोटीन और हेपारिन जो मिलकर क्या किसके लिए होते हैं, ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के लिए, यानी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन का मतलब क्या होता है, स्वेलिंग। अगर मान लीजिए हिस्टामिन एक्टिवेट हो चुका है, हिस्टामिन ज्यादा सिक्रीट हो रहा है बॉडी के अंदर, तो वहां पे क्या हो जाएगा, अगर हाथ पे हमारे हिस्टामिन ज्यादा सिक्रीट हो रहा है इस रीजन पे, तो यहाँ पे क्या होंगे, स्वेलिंग हो जाएगा यानी इन्फ्लामेशन हो जाएगा। उसी तरह सेरोटीन और हेपारिन है, यानी जो बेसोफिल है सिक्रीट करता है हिस्टामिन, सेरोटीन और हेपारिन, जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में क्या करते हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं। अब हमारा लास्ट में जो बच रहा है, क्या बच रहा है, और लिम्फोसाइट्स। जो लिम्फोसाइट्स हैं ये इम्यून रिस्पॉन्स के लिए इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करता है। यानी ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट्स होता है जिसको बी लिम्फोसाइट होता है, और एक क्या होता है, टी लिम्फोसाइट होता है, जो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं। यानी दोनों मिलकर क्या करते हैं, इम्यूनिटी हमारी क्या करते हैं, बूस्ट करते हैं। ये सारे सबके ऊपर हो गया, ये मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ये। अब उसके बाद हमारा जो लास्ट कंपोनेंट बच रहा है वो हमारा है थ्रोम्बोसाइट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स बोलते हैं। तो आइए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स के ऊपर। जो लास्ट हमारा कंपोनेंट बच रहा है फॉर्म एलिमेंट्स के, वो क्या है हमारा, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स भी बोलते हैं, प्लेटलेट्स। इसका नॉर्मल एवरेज कितना होता है, ये प्लेटलेट जो है, जो प्लेटलेट्स हैं 1,50,000 से लेकर के 1,50,000 से लेकर के 3,50,000 तक होता है ये। यानी 1,15,000 से लेकर के 3,15,000 तक ये होता है बॉडी के अंदर। अगर इसके बीच में हमारे है तो ये क्या हमारा है, नॉर्मल रेंज है। ये क्या है, नॉर्मल रेंज, नॉर्मल रेंज है। अब ये जो थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स है किसमें हेल्प करता है, ये तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ये भी, ये किसमें हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में। ब्लड को क्लॉट करने में क्या करता है, हेल्प करता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है।
एक चीज और, अगर हमारे बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स की कमी हो रही है तो उसके वजह से क्या होता है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होगा, यानी उसकी अगर उसके कहीं हाथ पे कट लग रहा है, कहीं भी स्किन पे कट लग रहा है, तो जो ब्लीडिंग होगी वो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होते रहेगी, क्योंकि उसके अंदर क्या हो चुका है, प्लेटलेट्स की कमी हो चुकी है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो अनएक्टिव हो चुका है, जिसकी वजह से ब्लड उसका क्लॉट नहीं होगा। तो ये था पूरा ब्लड के ऊपर। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।